हेलो मेरे 29 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आ चुका है क्लास 12 बायोलॉजी का एक ऐसा क्लास जो आपको बायो में कराएगी 70 में 70 पार। क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी के जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको लेकर आइए, क्योंकि जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो टोटल 36 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि 70 मार्क्स में से 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ऐसे में आपको वो 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आज का ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम 12th बायोलॉजी के 2 नंबर और 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न है पूरे चैप्टर के, बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक जितने भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर के 2 नंबर और 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये एक मैराथन क्लास होगा। ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में आए हैं। तो अगर जा रहे हो 29 फरवरी को आप बायोलॉजी का पेपर देने तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। बस इतना पढ़ के जाना, 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है 29 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 12th बायोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करते करते हम चैप्टर 1 से 13 तक सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में आज फिनिश करेंगे। तो टारगेट आपका ऊंचा है तो उसके लिए मेहनत भी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है हमारे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता क्या है? ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, इतना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 5 से 6 बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले अनिषेक फलन पढ़ते हैं। अनिषेक फलन को हम इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? अनिषेक फलन आप लोग अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निषेचन और फल इससे कुछ रिलेटेड होता है। तो देखिए जो अनिषेक फलन है ये शब्द नॉल ने दिया था। नॉल जो है ये एक वैज्ञानिक है। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन के ही फल निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया? तो आपके टॉपिक का नाम है अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण। अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के, फलन का मतलब फल का निर्माण। ठीक है, तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। वैसे देखिए जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं इसको निषेचन कहते हैं, और निषेचन होता है तभी भैया फल का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय में फल का निर्माण हो जाता है, इसी क्रिया को हम अनिषेक फलन कहेंगे और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहेंगे। ये लाइन याद रखिएगा, यही लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखिए, अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अंगूर में, केले में और अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। मतलब आपको किसी पौधे में, किसी फल में अनिषेक फलन कराना है किसी पौधे में, तो आप ऑक्सिन या जिब्रेलिन जो हार्मोन होते हैं इसके छिड़काव से भी उसको आप प्रेरित कर सकते हैं। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। यानी कि जो अनार होते हैं, नारियल होते हैं या वो फल जिनमें खाने योग्य जो भाग होता है वो बीज का हो, ठीक है, वो अनिषेक फलनी फल उसको आप नहीं बना सकते। तो अनिषेक फलन क्या होता है एक लाइन में कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं, कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक लाइन का आंसर आपका है। दूसरा बहुभ्रूणता, नाम से स्पष्ट है बहुभ्रूणता, यानी कि बहुत सारे भ्रूण, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिम्ब्रियोनी। ठीक है, क्या होता है देखो, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि एक ही बीजांड या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है।
यानी कि कोई बीजांड है या बीज है, उसमें एक से ज्यादा अगर भ्रूण उत्पन्न हो जाएंगे तो इस घटना को हम बहुभ्रूणता कहेंगे। सिंपल सा है, बहुभ्रूणता का मतलब बहुत सारे भ्रूण, ठीक है। अनावृत बीजी पौधों में ये सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में ये काफी कम पाई जाती है। यानी कि बहुभ्रूणता जो है ये अनावृत बीजी पौधों में ये एक कॉमन घटना है, और जबकि जो आवृत बीजी पौधे हैं इसमें ये कम पाई जाती है। इसको किसने दिया था ये भी जान लीजिए। देखिए, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1991 सन 1791 ईस्वी में संतरे के बीज में की थी। मतलब बहुभ्रूणता की खोज जो की उन्होंने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने किया। कब किया? 1791 में। किसमें किया? संतरे के बीज में। आप देखते हैं संतरे में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो एक ही बीज में अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। जैसे एक ही फल होता है हमारा संतरे का, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाया जाएगा, ठीक है। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, मतलब एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। भले ही एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाएं, लेकिन उन भ्रूण में से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देगा। आगे की पीढ़ी जो है एक ही भ्रूण चलाएगा। तो बहुभ्रूणता क्या है? एक ही बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है भैया, ये 3rd चैप्टर से होगा। मानव जनन चैप्टर का टॉपिक मैंने इसमें अभी नहीं लिया, ठीक है। उसको हम अलग से आपको पार्टिकुलर वीडियो बनाकर देंगे, क्योंकि उसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, मनुष्य के जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र। इसको मैं आपको एक पार्टिकुलर वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जनसंख्या विस्फोट क्या है? ये हमारे 3रे चैप्टर जनन स्वास्थ्य से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? ऐसे क्वेश्चन आता है। देखिए, बायोलॉजी में एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से दिया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जो है आपका जो IQ लेवल है उसको टेस्ट करता है। एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? देखो, जनसंख्या विस्फोट का मतलब जो लगातार आबादी बढ़ रही है तीव्र गति से, उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विस्फोट होगा, ठीक है। देखिए, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। मतलब हमारे विश्व की जो आबादी है वो प्रति सेकंड 2 आदमी, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, एक दिन में 2 लाख व्यक्ति पैदा हो रहे हैं भाई, और 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, यानी कि 2 लाख का 30 से गुणा कर दीजिए, 60 लाख आदमी हर महीने जन्म ले रहे हैं। या लगभग अगर फाल में बात किया जाए तो 7 करोड़ लोग प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आबादी कितनी ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय में आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे जो हमारा इंडिया है अभी तक चाइना से पीछे था, लेकिन आज उसने चाइना को भी पीछे कर दिया। तो आबादी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो विश्व की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि आबादी का रैपिडली बढ़ना ही, तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट है, ठीक है। मतलब जनसंख्या विस्फोट क्या है? लगातार आबादी, लगातार जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, ठीक है। और यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। मतलब मृत्यु दर में कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा काफी ज्यादा आपको मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं, पहले क्या होता था, इलाज के कारण लोग की मृत्यु हो जाती थी, तो लोगों की मृत्यु होती रहती थी, इधर लोग पैदा होते रहते थे, तो बराबर बैलेंस बना रहता था। अब क्या हुआ है? मृत्यु दर में कमी आई है, क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं काफी ज्यादा हैं, बड़े से बड़े रोग का इलाज हो चुका है आज। तो इससे स्वास्थ्य जो है मृत्यु दर में कमी है, मृत्यु दर में कमी है, और जन्म दर जो है लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी, लाजमी है। अब देखिए दूसरी चीज, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण क्या है, आखिर क्यों बढ़ रही है? देखो, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है,
मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं आप सभी को, मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, ठीक है, बूढ़े भी जवान हो रहे हैं। दूसरा देखिए, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, मतलब जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, आयु से पहले ही बच्चे जवान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, स्मार्टफोन सबके पास है, उसमें एडल्ट चीजें बच्चे देख रहे हैं, जिससे वो जो है उनमें जो है जनन योग्य व्यक्ति वो पहले ही जनन योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जहां हमारे लिए स्मार्टफोन लाभकारी भी है, हम उससे पढ़कर अच्छा मार्क ला सकते हैं, उसी से पढ़कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसी से बिजनेस भी कर सकते हैं, वही उसी का बच्चे मिसयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, ये भी कारण है। चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से अपनाया जाना, मतलब अशिक्षा है, बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं। हम दो हमारे दो का जो नारा है, मतलब हम कपल हमारे दो बच्चे, ठीक है, अगर इस पर लोग काम करें तो आज जनसंख्या ना बढ़े। लेकिन अशिक्षा है, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान नहीं है कि आखिर दो बच्चे रहेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं 4-5 बच्चे पैदा हो जाएंगे, बड़े होंगे, चारों पांचों कमाएंगे, हम राज करेंगे, आराम से धुआं उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें, यही गलतफहमी है। वो अशिक्षित लोग हैं। जो शिक्षित लोग हैं, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद वो बच्चे पैदा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है इसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारा विकास कैसे होगा, उसको पता है। तो अशिक्षा के कारण परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान नहीं है और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से अपनाया जाना, ठीक है, अपनाया जाना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें कारण हैं। पांचवा देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण हो गया है, ठीक है। जो भी महामारी थी जिससे लोग की मृत्यु होती थी, अब उसका निवारण है भैया, उसकी दवा है, खा लो, आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, जन्म मृत्यु दर में कमी आएगी और जन्म दर जो है बढ़ेगा, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी। सातवां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं, यानी कि एक और कारण है। कुछ लोगों के लड़कियां पैदा होती हैं 2-3 लगातार, फिर वो सोचते हैं, एक पैदा हुई तो सोचते हैं दूसरी बार लड़का होगा, फिर लड़की पैदा हो गई, फिर अब तो लड़का होगा ही होगा भाई, फिर तीसरी बार पैदा हो गई, ऐसे ऐसे करके लड़कियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में, मतलब पुत्र के जन्म के चाहत में संतान उत्पन्न करते रहते हैं, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, ठीक है। और लड़के और लड़कियां भाई सब बराबर है मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं फैलनी चाहिए। जो एमनियोसिंथेसिस है, उल विभेदन है, उस पर भी बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा जो है एमनियोटिक द्रव को निकालकर सुई में भरकर उसको चेक कर लिया जाता है, लड़का है लड़की है, लड़की होती है उसका भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है। ये सरासर अपराध है, इस पर बैन लगना चाहिए, ठीक है। आपका क्या ख्याल है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा, चैप्टर नंबर 4 से, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण लिखिए। व्हाट इज द डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देखो, ये जो है ये एक आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवांशिक रोग है। देखो क्या है, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब डाउन सिंड्रोम की खोज अंग्रेजी चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने किया था 1862 में। देखिए डाउन इनके नाम में है, इसीलिए इन्होंने नाम रखा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने सन 1862 ईस्वी में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। हमारे अंदर गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, और जब गुणसूत्रों में अनियमितता आती है तब डाउन सिंड्रोम रोग होता है। देखो, मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब जब 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो गया, ठीक है। बड़ा अजीब रोग होता है, अभी बताऊंगा मैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में बात किया जाए पेयर्स में, तो 23 जोड़े यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं।
तो जो 21वां जोड़ा होता है उसमें 2 होना चाहिए, एक जोड़े में 2 होते हैं बट 3 हो जाता है, इसीलिए डाउन सिंड्रोम होता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चों की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। मतलब जो 46 से 47 गुणसूत्र हुआ, 21वीं जोड़ी में 2 के जगह 3 गुणसूत्र हुए तो भैया डाउन सिंड्रोम हो गया। और ये गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देगा, बच्चा बुद्धिमान नहीं होगा, मूर्ख। देखिए, संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंडकोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है। अंडकोशिका का जो निर्माण होता है महिलाओं में, उसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो भी ये हो जाता है। 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, यानी कि जिसको डाउन सिंड्रोम हो गया उसका मस्तिष्क अविकसित रहेगा, सिर गोल रहेगा भैया, ठीक है, गोलू। होठ नीचे की ओर लटका रहेगा, होठ नीचे की ओर लटका रहता है, ठीक है। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होगा, माथा भी चौड़ा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम होगा। त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। भाई मुंह हर समय खुला रहता है, कितना दुखद बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लक्षण है, बहुत सारे लक्षण है भाई। ये रोग होने के बाद क्या हाल होता होगा जिसको होगा, माथा चौड़ा हो गया, सिर गोल, होठ नीचे की तरफ लटक गए, त्वचा खुरदुरी हो गई, आंखें तिरछी हो गई, पलकें वलित हो गई, मुंह खुला रहेगा, तो बचा क्या, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये मंद बुद्धि होते हैं, और इतना ही नहीं, मंद बुद्धि भी होते हैं, दिमाग के कमजोर। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं, मतलब जननांग तो सामान्य होंगे भैया, जो जनन अंग होते हैं, किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। तो यहां पे जो है पुरुष नपुंसक होते हैं भाई, बाकी सब तो ठीक था लेकिन ये वाला ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। भाई बेवकूफ होंगे तो बेवकूफी भी कहा जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी कमियां होती हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है, मैं संक्षेप में बता देता हूं, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। ये गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है। हमारे अंदर सामान्य रूप से 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े, लेकिन डाउन सिंड्रोम होने के बाद 47 गुणसूत्र हो जाता है, जो कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। इसमें जो डाउन सिंड्रोम में जो लोग होते हैं, जिनको रोग होता है, उनका सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी, आंखें तिरछी, पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला होता है। बुद्धि भी कम काम करती है, मंद बुद्धि होते हैं। और पुरुष जो है, इनके जननांग अच्छे होंगे लेकिन ये नपुंसक होंगे, और इसे जो है मंगोली बेवकूफी भी कहते हैं। बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 से है, वंशागति का आणविक आधार। और ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी इसको देखेंगे, बायोलॉजी में भी देखेंगे, और बायो में ये क्वेश्चन आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। अगर कोई पिता या कोई बच्चा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दे तो डीएनए टेस्ट के द्वारा हम बता सकते हैं कि भाई तेरा बेटा है ये, ठीक है। तो डीएनए एवं आरएनए में अंतर देखिए, डीएनए इधर, आरएनए इधर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, तो पता ही है हमको, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होगी, सिंपल सा है, ये तो ट्रिक है, इसको आप वैसे याद कर सकते हैं। पहला कारण, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है क्योंकि इनका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, ट्रिक है, समझ लो। दूसरा, थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाएगा। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, आरएनए में एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन भी पाया जाएगा, लेकिन थाइमिन नहीं पाया जाएगा, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल। तो डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, ठीक है, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के जगह पर। तीसरा देखो, डीएनए जो अणु होते हैं ये 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। देखिए ऐसे ऐसे बना रहता है, डीएनए कुंडलित संरचना होती है इसकी। अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, आरएनए अणु में केवल एक ही सूत्र होगा। 3 कारण हो गए। चौथा, यह आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रण करता है, ठीक है, ये हमारा डीएनए। और ये आरएनए क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है,
लेकिन कुछ विषाणुओं में ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, कुछ वायरसेस हैं जिनमें ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। पांचवा, ये केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। डीएनए जो है ये केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में पाया जाएगा, लेकिन ये केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य में, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। छठवां, द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। डीएनए में द्विगुणन का एक गुण पाया जाता है जिससे वो अपने समान दूसरा डीएनए उत्पन्न कर लेता है, रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। और आरएनए में द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतर से होता है। डीएनए अणु में जो लिप्यंतर प्रक्रिया होती है, जब वो होगा तो आरएनए का निर्माण होगा। भाई ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। डीएनए आरएनए में अंतर नहीं पढ़ा तो बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ा? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर बायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ओपैरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी कीजिए। वैसे 1-2 साल ये चैप्टर हटा दिया गया था, इस बार फिर से दे दिया गया है, और इसमें ओपैरिन की परिकल्पना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके संबंध में ओपैरिन की परिकल्पना दी गई है। ठीक है, समझ में आया? ओपैरिन एक वैज्ञानिक है। देखो ओपैरिन की परिकल्पना, यदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री एआई ओपैरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। यानी कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे हम लोग अभी हैं तो हम लोग जीवित हैं, हमसे पहले क्या था जब हम लोग नहीं थे, जब मनुष्य नहीं थे इस पृथ्वी पर, तो कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई उसके बारे में ओपैरिन जी ने अपनी परिकल्पना की है। उन्होंने रासायनिक तरीके से बताया है, यदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री एआई ओपैरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया। अभी मैं बताऊंगा कैसी परिकल्पना है इनकी। देखिए ओपैरिन की ये परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। यानी कि ओपैरिन जी की जो ये परिकल्पना है ये सन 1936 ईस्वी में उन्हीं की बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब जीवन की उत्पत्ति। ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक हैल्डन ने जो 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे, मतलब अंग्रेज वैज्ञानिक हैल्डन है जिन्होंने 1961 ईस्वी में वो भारतीय नागरिक बन गए थे, सन 1929 में उन्होंने भी प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। आखिर कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, उसको हम 8 चरण में बांट सकते हैं। सबसे पहला चरण देखिए, परमाणु प्रावस्था। ऐसा माना जाता है सबसे पहले परमाणु आया। ठीक है, परमाणु प्रावस्था। दूसरा, अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। पहले परमाणु उत्पन्न हुए, फिर उनसे अणु एवं सरल अकार्बनिक यौगिक उत्पन्न हुए, दूसरा चरण हो गया। तीसरा, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए परमाणु से अणु बने, अणु से कार्बनिक यौगिक बने, अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक बने। चौथे चरण में कोलाइड्स, कोएसरवेट्स, वैयक्तिकता तथा रासायनिक स्वाधीनता। ठीक है, ये बना। उसके बाद में धीरे धीरे करके वो आए जो शायद अभी भी है। देखिए कौन? 5वें चरण में एक उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स जो होते हैं हमें जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं, ठीक है, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। 5वें चरण में उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। छठा चरण प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। 7वें में स्वापोषण की उत्पत्ति हुई और 8वें चरण में सुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे हम जीवन की उत्पत्ति को 8 चरणों में समझ सकते हैं, जो 8 चरण मैंने अभी आपको बताए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ओपैरिन की परिकल्पना। हालांकि इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे उत्परिवर्तन हो गया, अनुकूली विकिरण हो गया, जो डार्विनवाद हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें तो अभी मैं आगे वो भी बताऊंगा। वैसे अभी मैंने एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर 7 पर। भैया नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और हमारे दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, क्योंकि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें एक टॉपिक है अमीबीय पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। पेचिस आपने नाम सुना होगा,
ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, होते रहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य में। तो अमीबिएसिस या अमीबीय पेचिस क्या है, आखिर ये किस कारण होता है, इसका रोकथाम कैसे करें, कुछ दवा भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख कर नहीं दूंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे डॉक्टर वाली भाषाएं। देखिए, अमीबिएसिस अथवा अमीबीय पेचिस, आमातिसार अथवा अमीबिएसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। देखिए, एक प्रोटोजोआ होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसी के कारण आमातिसार या अमीबीय पेचिस होता है। आखिर क्यों होता है, जैसे आप लोग कोई भी संक्रमित भोजन कर लेते हैं, कोई फ्रूट आप लेकर आए, उसको बिना धोए खा लिए, पता नहीं कहाँ से आया होगा, उस पर एंटमीबा हिस्टोलिटिका चिपका हो तो क्या कर लो, ठीक है। तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। एंटमीबा की ट्रोफोजॉइट अवस्था बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देती है। जो हमारी बड़ी आंत होती है, ठीक है, उसमें क्या करती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका विकर जो है वो ट्रोफोजाइट अवस्था जो उसकी है वो हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके उसमें घाव उत्पन्न कर देती है बड़ी आंत में। अब भाई घाव उत्पन्न हो जाएगा तो खून बहेगा, खून बहेगा तो पेचिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर निकलते हैं, मतलब मल के साथ, स्टूल के साथ रक्त और म्यूकस भी बाहर निकलते हैं। ये परजीवी चतुष्केंद्रीय पुटिकाओं के रूप में रोगी के मल के साथ बाहर आते हैं, ठीक है, देखे होंगे, तथा संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे मानवों में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। मतलब ये जो है जैसे मधुमक्खी है या कोई भी चीज है, वो स्टूल पे बैठी, स्टूल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो जब उस पर बैठी तो वो कहीं अलग जाएगी, दूसरे कोई भोजन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको प्रदूषित करेगी, उस पर बैठी, फिर वहां से उसको फैला, ऐसे ऐसे ये फैलाते रहते हैं, ठीक है। संक्रमित भोजन, देखिए, संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे मानवों में भी पहुंचकर रोग फैलाते हैं। इस रोग को फैलाने में घरेलू मक्खियों का बड़ा हाथ रहता है भाई। जो घरेलू मक्खियां होती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, कहां से उठकर कहां बैठ जाएं कोई भरोसा नहीं उनका, ठीक है, तो बचा कर रहेंगे। आगे देखिए, कभी कभी यह परजीवी फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन व घाव का कारक बनता है। भाई बड़ी हद तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये फेफड़ों में, यकृत में और मस्तिष्क में पहुंचकर भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। होता क्या है, जब ये हो जाता है किसी को अमीबिया पेचिस, देखिए, इस रोग के होने पर पेट में दर्द व ऐंठन बनी रहती है, वमन की इच्छा होती है। वमन का मतलब क्या होता है, उल्टी, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा। वह पेट भारी रहता है, सिर में दर्द व शरीर कमजोर हो जाता है, सिर में दर्द रहेगा और शरीर भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। श्लेष्मा व रक्त युक्त दस्त हो जाते हैं, मतलब खून वाले उल्टियां भी हो सकती हैं आपको, दस्त, ठीक है। रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, वह चेहरा मुरझा जाता है भाई। तो अमीबिएसिस में ये सबसे बेकार होगा, जो रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, ठीक है, ये सबसे बेकार है। क्योंकि कोई भी है, मान लीजिए स्कूल जा रहा है, उसको पेचिस हो गया, काले घेरे बन जाएंगे, क्रीम व्रीम सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी बेकार रोग है, तो बहुत सावधानी से रहिए। जो भी फल फ्रूट खाइए, भोजन करिए, एकदम साफ सुथरा, हाथ वाथ धो के बढ़िया से, नहीं तो हैंड वॉश नहीं करेंगे तो खुद बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है हाथ हमेशा हैंड वॉश करके ही भोजन करें, चाहे जो हो, क्योंकि आप कहाँ, मतलब क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कहाँ से क्या हुआ, तो ये सारी चीजें हाथ के द्वारा आपके भोजन तक जाएंगी और भोजन से आपको प्रदूषित करेंगी, और जिससे आपको हो सकता है पेचिस। रोकथाम व उपचार कैसे, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए, कच्चा भोजन बिल्कुल न खाएं, तथा फल आदि ठीक प्रकार से धोने चाहिए। फल या सब्जी कुछ भी हो, फल हो तो उसको धोकर खाना चाहिए, धोकर यूज करें। नियमित रूप से नहाना भी जरूरी है, ठीक है, ठंडियों में भी नहाएं सुबह सुबह। नाखून भी काटना है नेल कटर से। भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए। देखिए, जो जो मैंने बताया वही सब आ रही है आगे। आपको फ्रूट्स खाएं, उसको धोकर खाएं, भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाएं, आधा कच्चा भोजन मत खाएं, नियमित रूप से नहाएं, नाखून काटें, भोजन से पहले हाथ धोएं, ये बहुत जरूरी है। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रहना चाहिए। जो रोगी है, पेशेंट है, जो पेशेंट अमीबिया पेचिस का, उसको रोग स्वस्थ मनुष्यों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उसको भी फैला सकता है, ठीक है। रोग हो जाने पर आप फ्यूमेजिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, बायोमिमिक डी, डिपेंडोलम, डाइडोक्विन, ट्राइडेजोल, मेट्रोजिल, एमजोल आदि औषधियों का उपयोग कर सकते हैं, लाभकारी होता है। मतलब ये सारी दवाएं हैं,
आप फ्यूमेजिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, बायोमिमिक डी, डिपेंडोलम, डाइडोक्विन, ट्राइडेजोल, मेट्रोजिल, एमजोल आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं अमीबिये पेचिस होने पर, बट ऐसा ना ही हो तो अच्छा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है जो शायद मैंने लिस्ट में नहीं लिया था क्योंकि 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, ये 8वां। इंटरफेरॉन्स क्या है बताइए। इंटरफेरॉन्स ये भी हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। एंड इंटरफेरॉन्स से आप क्या समझते हैं तो देखो ध्यान से समझना। इंटरफेरॉन्स कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब इंटरफेरॉन्स जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इन कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब इंटरफेरॉन्स जो है ये हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती है उसको वायरस से संक्रमण के विरुद्ध हमें सेफ्टी प्रदान करता है। इंटरफेरॉन्स का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा रोग निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। आइसक्स तथा लिंडमैन ने सन 1957 में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है इसलिए इसको इंटरफेरॉन्स कहा गया। ठीक है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने अच्छे पे तैयारी की है उसको शायद ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। नहीं तैयारी की भैया हम बताएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरॉन्स विषाणु केंद्र के अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करता है किंतु यह किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता। यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरॉन्स कोशिका के बाहर उपस्थित विरियॉन्स आदि को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते, ना ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार सक्षम है। ये कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंतःकोशिकीय क्रियाएं ही करते हैं। तो ये इंटरफेरॉन्स के बारे में एक टिप्पणी थी जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अगर हमारा ये मजबूत ना रहे तो हमें बहुत सारे रोग घेर लेंगे। नाम है प्रतिरक्षा तंत्र। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आता है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? व्हाट इज इम्यून सिस्टम? ठीक है, कई बार आया, देखो 2015, 17, 16, 18, 22, 23 सब में आ चुका है। देखो क्या होता है भैया, देखो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। मतलब हमारे अंदर जो रोगजनक जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक तंत्र होता है, उससे लड़ने के लिए रोगजनक से एक तंत्र होता है जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा, हम प्राणी हैं, हमारे शरीर द्वारा किसी रोग विशेष, मतलब कोई रोग है या रोग विशेष के रोग जनक हैं। ठीक है, रोग जनक कौन होते हैं? जो रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध का मतलब रोकती हैं, करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। मतलब हमारे अंदर जो भी रोग जनक जाते हैं उनको जो रोकते हैं वो प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, जिस प्राणी में ये शक्ति होती है वो रोध क्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है उनमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। मतलब जिनको चेचक हो गया है उनको जीवन भर फिर चेचक का संक्रमण नहीं होगा। अब देखिए, आखिर जब चेचक किसी को हो जाता है तो पूरे जीवन भर उसको दोबारा क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को चेचक हो गया, ठीक है, फिर वो ठीक हो गया, यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस चेचक से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो एक बार हो गया, फिर दूसरी बार जब वही रोगजनक आएगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहले ही उसके लिए एंटीबॉडी बनाए रखता है। ठीक है, जिससे वो जो है दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमित की क्रिया को रोकते हैं। मतलब ऐसे प्रतिरोधी हमारे उपस्थित आ जाते हैं हमारे अंदर। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। यही शक्ति शरीर में रोग न होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोध करती है। अतः यह रोग रोधक क्षमता ही प्रतिरक्षा असंक्रमणता अथवा प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। ठीक है, जो हमें रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, जो तंत्र होता है वही प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है या प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। रूस के वैज्ञानिक एली, देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जो आपका जो मैंने अभी बताया है आपको, इसको प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रूस के वैज्ञानिक एली मैचनिकॉफ ने सर्वप्रमुख भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधकता
प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से प्रस्तुत किया। ठीक है, अनेक बार लुई पास्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान जनक के रूप में सम्मानित किया गया है। मतलब लुई पास्चर जी को प्रतिरक्षा विज्ञान जनक कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि अन्य लोग एमिल वान बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? ये एमिल वान बेहरिंग है। ठीक है, तो इसको समझना होगा। इसमें जो बायोलॉजी में जो टॉपिक्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत याद कीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं? अक्सर 2 नंबर में हम देखने को हमें मिलता है और 3 नंबर में भी ये आता है। देखो कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको दिखाया था अभी। देखो ये कितना लंबा लिस्ट है। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु क्या है? ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है? देखो पारजीनी जंतु को इंग्लिश में ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ऐसा आ जाए कि आप पारजीनी जंतु पढ़कर जाएं और वहां पे ट्रांसजेनिक जीव आ जाए तो आप समझ ही ना पाए, तो इंग्लिश भी जानिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फंसा देते हैं कभी कभी एग्जामिनर। तो देखो पारजीनी जंतु नाम से स्पष्ट है। पारजीनी जंतु मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिनके डीएनए में किसी विधि, परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दें और वो अपना लक्षण भी व्यक्त करे तो वो पारजीनी जंतु कहलाएगा। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर जीन है, ठीक है, तो हमारे जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बाहर का जीन हमारे अंदर व्यवस्थित कर दिया जाए और हम उसका लक्षण भी प्रदर्शित करें तो हम पारजीनी जंतु कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, बाहर का जीन, और जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। उदाहरण देखो, डाली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी, ये सब पारजीनी जंतु हैं क्योंकि इनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया गया है। तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं कि किसी के अंदर किसी दूसरे का जीन लाकर व्यवस्थित कर दिया गया है। इसी को हम पारजीनी जंतु कहेंगे, जिसके अंदर जिसके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित किया जाता है और जो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है वो पारजीनी जंतु कहलाता है। मैंने उदाहरण भी बता दिया। ठीक है, ऐसे आप समझिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी क्या है इसको आपको बताना है। ये मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बायोपायरेसी देखो, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बस यही डेफिनेशन याद रखना है, छोटा सा है, इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको आपको याद करना होगा। सुबह उठकर मेहनत करो थोड़ा सा। बायोपायरेसी क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। मल्टीनेशनल कंपनियों, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वह दूसरे संगठनों द्वारा, किसी दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से, मतलब वो कोई दूसरे राष्ट्र में गए, उस राष्ट्र और उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन, बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसी को बायोपायरेसी कहेंगे। मान लीजिए कोई विदेश से आया हमारे राष्ट्र में, ठीक है, और हमारे राष्ट्र में ना तो हमसे उसने पूछा ना तो हमारे राष्ट्र से पूछा और हमारे यहाँ वो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसी को बायोपायरेसी बोलेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, बायोपायरेसी क्या है, इस डेफिनेशन को याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तप्त स्थल क्या है? हॉट स्पॉट। हार्ड स्पॉट मत सोचिएगा जो हम लोग यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं डाटा को, ठीक है, नेट को। तो देखिए इसमें तप्त स्थल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट इंग्लिश में आया या हिंदी में आया आपको समझ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 17, 18, 20, 22, 23 सब में आ चुका है। ठीक है, अब ऐसा मत समझिए कि 23 में आया है तो 24 में नहीं आएगा। देखिए सेट अलग अलग होता है, जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी में कई सेट होते हैं पेपर्स के, हो सकता है आपके सेट में अगले साल ना आया हो। ठीक है, तो ऐसा ध्यान देना है। देखो तप्त
स्थल क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तप्त स्थल, इसका मतलब ही सोचिए, तप्त स्थल मतलब जलता हुआ स्थल आप कह सकते हैं। तो तप्त स्थल देखो, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। बस इतना सा, मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। बस छोटा सा डिफिनीशन है इसका, मतलब जहां की जैव विविधता संकट में होगी वो क्षेत्र तप्त स्थल कहलाएगा, हॉट स्पॉट। जैसे हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं, क्योंकि यहां की जैव विविधता संकट में है। ठीक है, तो समझ में आया? छोटा सा है, अभी समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाना। तप्त स्थल क्या है? वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है वो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाता है। हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझ लीजिए, ये भी आता है। उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे जैव विविधता एवं संरक्षण का, मतलब हमारे उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम। फर्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कोई पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। ये सब उत्तर भारत में है, यूपी ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। चौथा दजगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, तो ये हमारे उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिस्ट में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। अभ्यारण्य को ही हम प्राणी विहार बोलते हैं। प्राणी विहार क्या है? भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम लिखो। या अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? तो अभ्यारण्य बोले चाहे प्राणी विहार बोले, सेम ही चीज है। तो अभ्यारण्य क्या है? देखो, अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। मतलब अभ्यारण्य को इसलिए रखा गया क्योंकि इससे जो है जीवों का संरक्षण किया जाता है। अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीव जो होते हैं उनका संरक्षण करना होता है, उनको बचाना होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। विलुप्त का मतलब गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी जैसे चील था, चील धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित न हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी राज्य सरकार के अधीन है। भारत में लगभग 543 अभ्यारण्य हैं। मतलब भारत में कितने अभ्यारण्य है? 543। तो अभ्यारण्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण करना। ठीक है, समझ में आया? बस यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर, अभ्यारण्य का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है। अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रबंध के साथ की जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 543 अभ्यारण्य हैं। भारत के 2 प्राणी विहार आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट है 2 का नाम मैं बता देता हूं। जल्दापारा जंतु विहार, जो कि मदरी हाट पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दूसरा घाना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभ्यारण्य क्या है, इसको याद रखिएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस आउट आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर का रेड डाटा बुक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से स्पष्ट है, कोई बुक ही होगा। देखो, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता लिखिए। रेड डाटा बुक देखो कितनी बार 14, 15, 18, 22, 23 सब में आ चुका है। देखो, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता लिखो। देखो, विश्व संरक्षण संघ, या इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ के अध्ययन से ज्ञात हुआ। ठीक है, ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग आपका रेड डाटा बुक रहेगा। विश्व संरक्षण संघ या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। मतलब जैव विविधता को संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? फुल फॉर्म बताइए। WCU का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, इसके अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिकबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें संकटग्रस्त जीवों की एक लिस्ट लिपिकबद्ध है। मतलब एक बुक बनाई गई है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों को लिपिकबद्ध रखा गया है। ठीक है, इस सूची में उन जातियों उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है।
WCU का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WCU का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, इसका मतलब विश्व संरक्षण संघ। ठीक है, WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। मतलब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें संकटग्रस्त जातियों को, संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनको विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित करके रखा गया है, एक सूची बनाई गई है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भैया जब इसकी पूरी सूची बनी है रेड डाटा बुक में, तो आपको संकटग्रस्त जो प्राणी उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त तो हो ही जाएगी। तो रेड डाटा बुक अगर आपको लिखना हो सिंपल भाषा में, तो रेड डाटा बुक जो है यहां से लिख सकते हैं, WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। मतलब रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनको विभाजित करके एक सूची बना के रखा गया है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो यही है आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको 12th बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 नंबर 3 नंबर दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को बताया है। ठीक है, ज्यादातर मैंने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को लिया है। ठीक, तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।